इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मैं स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के चर्च में क्रिसमस समारोह में पहुंचे हैं। दरअसल आपको बताते चले 2025 क्रिसमस 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में चर्च पहुंचे, जहां पर क्रिसमस का पर्व को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के ईसाई समुदाय के साथ प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने चर्च में सुबह की प्रार्थना की और यहां हिस्सा लिया। भजन और कैरोल के बीच में प्रधानमंत्री ने अपनी भागीदारी दिखाई है। बिशप ने पीएम मोदी के लिए विशेष प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल दिल्ली में आज चर्च पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्रिसमस को लेकर पूजा अर्चना की और फादर्स के सामने खड़े रहे और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां पर आपकी वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा में संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा में संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। डिटेंशन सेंटर की ईंट उखाड़कर फेंक देंगे, ये कहा है संजय सिंह ने। संजय सिंह ने कहा है कि जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं और जो बनाए जा रहे हैं उनकी ईंट उखाड़कर फेंक दी जाएगी। गलत तरीके से डिटेंशन सेंटर में रखा गया तो संघर्ष किया जाएगा। यानी कि जो लोग जिनको चिन्हित सरकार कर रही है, अवैध जो रूप से रह रहे हैं हिंदुस्तान के भीतर, उनको चिन्हित किया जा रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से नहीं किया गया, यानी कि गलत तरीके से डिटेंशन सेंटर में अगर रखा गया है तो संघर्ष किया जाएगा। रामपुर से शुरू हुई यात्रा मुरादाबाद से अमरोहा बढ़ी है। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा जोर शोर से जारी है। सांसद संजय सिंह ने मुरादाबाद में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर डिटेंशन सेंटर में लोग गलत तरीके से रखे गए तो उनकी ईंट उखाड़ कर फेंक देंगे और संघर्ष करेंगे। पदयात्रा रामपुर से शुरू होकर मुरादाबाद होते हुए अमरोहा तक बढ़ी है। रास्ते भर पर भारी भीड़ ने कार्यक्रम को जोश देखते ही जोश और उत्साह भर गया। संजय सिंह ने नागरिकों से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए साथ देने की अपील की है। इस दौरान पदयात्रा के आयोजकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा और अनुशासन का भी ध्यान रखा है। 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है रामपुर में, मुरादाबाद में, अमरोहा में। आपको कौन सी ऐसी गरज पड़ गई इस ठंड के महीने में आप निकल पड़े? तो मैंने कहा सत्ता की गर्मी अगर उतारना है तो ठंडी के महीने में पैदल तो चलना पड़ेगा। और सत्ता की गर्मी किसके दिमाग पर चढ़ी हुई है? वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है नरेंद्र मोदी के दिमाग पे। वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है अमित शाह के दिमाग पे। वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग पे। साथियों और दोस्तों, 3.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटा जा रहा है। 25-26 तारीख को लिस्ट सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ वोट काटने के बाद जरा आप मुझको बताओ, क्या चुनाव का कोई मतलब बचेगा क्या? चुनाव का कोई मतलब बचेगा क्या? चुनाव का कोई मतलब बचेगा? कोई मतलब नहीं बचेगा। मैं चिल्ला रहा था बिहार में, कह रहा था बार बार एसआईआर हुआ तो बीजेपी और जेडीयू जीतेगी, एसआईआर हुआ तो बीजेपी और जेडीयू जीतेगी, एनडीए जीतेगी। पहले ही ज्ञानेश कुमार ने सर्टिफिकेट मोदी जी के घर पे पहुंचा दिया है। मेरी बात कोई नहीं सुनता। जिस दिन रिजल्ट आया, सारे टीवी चैनल वाले मेरे पास पहुंच गए। आपने क्यों ये बात कही थी? मैंने कहा मैं जान रहा था फ्रॉड हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने मीडिया वालों से कहा, मैंने कहा अब तक मैंने सुना था साइकिल चोर होते हैं, घड़ी चोर होते हैं, कार चोर होते हैं,
बाइक चोर होते हैं, पर्स के चोर भी मैंने सुना था, लेकिन हिंदुस्तान में एक पार्टी ऐसी आ गई, भारतीय जनता पार्टी, जो वोट चोर पार्टी है, वोट चोर पार्टी। तो इससे हमें अपना वोट बचाना है। इसलिए इस ठंड के महीने में हम लोग निकले हैं, क्योंकि ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के बलिदान से नहीं मिली, याद रखना। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये किसी बीजेपी वाले के पुरखे के बलिदान से नहीं मिली। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये वोट की ताकत मिली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के लिए जो संविधान लिखा, उसमें लिखा हिंदू का भी वोट एक होगा, मुसलमान का भी वोट एक होगा, सिख का भी वोट एक होगा, ईसाई का भी एक वोट होगा, दलित का भी एक वोट होगा, पिछड़े का भी एक वोट होगा, आदिवासी का भी एक वोट होगा, मजदूर का भी एक वोट होगा, किसान का भी एक वोट होगा, राष्ट्रपति का भी वोट एक होगा और चपरासी का भी वोट एक होगा। 2 वोट। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुरादाबाद से जुड़ गए हैं शारिक सिद्दीकी। शारिक, जाहिर तौर पर इस समय आम आदमी पार्टी अलग अलग जगहों पर कर रही है रैलियां, और उस मौके पर जब मुरादाबाद संजय सिंह पहुंचे तो सीधे तौर पर योगी सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। लेकिन जो बड़ी बात आई है वो डिटेंशन सेंटर को लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि डिटेंशन सेंटर में अगर गलत तरीके से रखा गया तो ईंटें उखाड़ देंगे, बनने नहीं देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला मुरादाबाद जिले का है, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुरादाबाद में लगातार जो है तुम्हारा जनसभा कर रहे हैं। ये जनसभा है जो तुम्हारा जो कार्यक्रम इनकी रैली है, ये शुरुआत जो है तुम्हारा रामपुर से की गई थी। और रामपुर में उनका कहना सीधे तौर से ये कहता कि जो बीएलओ के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, सबसे पहला मुकदमा रामपुर में दर्ज हुआ था, और इसके बाद जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया लगातार जो है तुम्हारा विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर में पहला डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार है, जिसको लेकर सीधा जो विपक्ष के नेता है सीधे सरकार को घेरने की कोशिश करना है। और डिटेंशन सेंटर को लेकर बड़ा बयान जो है तुम्हारा मुरादाबाद में संजय सिंह के द्वारा दिया गया। कहीं ना कहीं लगातार राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से जो है तमाम बयानबाजी हो रही है, और उसी के बीच ये बड़ा बयान जो है तुम्हारा संजय सिंह ने मुरादाबाद में दिया। और संजय सिंह ने साफ तौर से डिटेंशन सेंटर को लेकर कई गंभीर आरोप है, और सीधा बड़ा बयान संजय सिंह के द्वारा दिया गया है। जी शारिक, क्या अभी तक कोई इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की ओर से या फिर किसी और की तरफ से? देखिए, सरकार की साफ तौर से मंशा ये है कि डिटेंशन सेंटर सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि उनको कहना है कि जितने भी ऐसे वोट हैं और जो गलत तरीके से वोट बनाए गए हैं, और जो है तुम्हारा विदेशी शरणार्थी हैं यहाँ पे, उनके लिए जो तुम्हारे साथ तमाम जो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात सरकार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विपक्ष के तमाम आरोप हैं, उन आरोपों को लेकर जो है तुम्हारा संजय सिंह जो है मुरादाबाद पहुंचे, तो संजय सिंह के द्वारा इस तरीके का बड़ा बयान मुरादाबाद में दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शारिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करें। सीधे रुक करते हैं पंचकुला का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी इस समय पंचकुला में है, क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं आपको। जी का ही परिणाम है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह जनादेश हमारे विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र का पर ये आपकी मुहर है, इसलिए संकल्प पत्र ये हमारे लिए एक संकल्प पत्र नहीं है, ये हमारे लिए वचन पत्र है। साथियों, इसी का परिणाम है संकल्प पत्र के जो 217 संकल्प थे, उनमें से 54 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है गत 13 महीने में ही। साथियों, यही नहीं, 163 संकल्पों पर गति से उनकी प्रगति से काम चल रहा है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमारे पहले की सरकारों में जिस प्रकार का भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद जो बोलबाला था, हमने एक भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद किया है। साथियों, चाहे सीएलयू के नाम पर लूट को बंद करना और सरकारी नौकरी सिर्फ मेहनत आधार पर मिलना और कर्मचारियों
के तबादलों को ऑनलाइन करना हो और चाहे मिट्टी तेल के खेल को बंद कर हर गरीब को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की सोच हो, या फिर गरीबों को राशन, पेंशन, वजीफों की सब्सिडी और में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद की बात हो। साथियों, हमने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। हमने डिजिटल तकनीक को सास आधार बनाया है। साथियों, इसी का परिणाम है कि हरियाणा आज देश के अग्रणी राज्यों में ये शामिल हुआ है। हम सब जानते हैं, और प्रदेश सभी विभागों और जिलों में ई ऑफिस के माध्यम से कार्य शुरू कर प्रशासन को पेपरलेस और तेज पारदर्शी आया है। साथियों, जिस प्रकार से डिजी लॉकर को अपनाने में हरियाणा ने नेतृत्व किया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे, इसके लिए सीएम विंडो एक सशक्त माध्यम बनी है। इसके जरिए मुझे खुशी है बताते हुए कि 14,15,000 से अधिक शिकायतों का समाधान भी हुआ है। सोशल मीडिया के युग में मैंने जो ट्विटर है वो ट्विटर अकाउंट भी वो बनाया हुआ है, और इसके माध्यम से भी नागरिकों की जो शिकायत पर तेजी से वो कार्रवाई, अगर कोई व्यक्ति उस पर कोई लिखता है तो हम उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हैं। यही सुशासन का एक आधार है। साथियों, इसी सोच के तहत हमने समाधान शिविरों में जो शिकायतें की गई, शिकायतें आई, जहां अधिकारी तय में जनता की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, ये हमारी बड़ी गर्व की बात है। साथियों, बहन बेटी सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए सम्मान संजीवनी का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। दीन दयाल लक्ष्मी योजना हो और इससे लाभ सीधे महिलाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। साथियों, हमारे डोर टू डोर कचरा संग्रहण की रियल टाइम ट्रैक आयुष विभाग में ई पोर्टल और पंचायतों को सहायता करने वाली मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना गांव व शहरों में गुणवत्ता आधारित विकास को गति दी है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी कि डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में हरियाणा आज देश में अग्रणी राज्यों में है। चलिए, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। इस बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर फर्जी मुठभेड़ में 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। संभल में फर्जी मुठभेड़ केस में 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जेल में बंद युवक को फर्जी लूट का आरोपी बनाया गया था। पुलिस की कथित साठ घाट का मामला बताया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले, फर्जी मुठभेड़ मामले में अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच के बाद पुलिसकर्मियों पे कानूनी कार्रवाई होगी। जानकारी आपको हम दे रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ मामले में अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। फर्जी मुठभेड़ मामले में दरअसल पुलिस के कुछ जो अधिकारी हैं उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल का पूरा मामला है। पुलिस विभाग में बड़ा दबाव बना हुआ है। 13 तकरीबन पुलिसकर्मी हैं जिन पर फर्जी मुठभेड़ केस में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको ये बताते चले, जेल में बंद युवक को फर्जी लूट का आरोपी बनाया गया था और उसका एनकाउंटर किया गया। फर्जी लूट का आरोपी बनाया गया युवक को और फिर
उसका एनकाउंटर किया गया, जिसके बाद 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी मुठभेड़ मामले में ये बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको देते चल रहे हैं, जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण खबर है, दरअसल आपको ये बताते चले, संभल में पुलिस के कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मियों पर ही एफआईआर दर्ज हुई है, तकरीबन 13 पुलिसकर्मियों पर। सतीश कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता संभल से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, जरा इस खबर को और विस्तार से बताइए, क्या पूरा मामला है, क्यों इन 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है? सतीश, आवाज आ रही है सतीश आपको? शायद अभी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको हम बताते चल रहे हैं, जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। संभल में पुलिस विभाग पर बड़ा दबाव बना है, क्योंकि 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल एफआईआर जो दर्ज हुई है वो फर्जी मुठभेड़ मामले में हुई है। बढ़ते आगे, कर्नाटक से अहम खबर है, दुर्ग इलाके में भीषण बस हादसा हुआ है, 13 यात्रियों की मौत की खबर है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण बस हादसा हुआ है, जहां पर दरअसल 13 यात्रियों की मौत की खबर है। बेंगलुरु शिवमोग्गा एसी स्लीपर बस में आग लग गई। NH 48 पर बस लॉरी से टकराई और हादसा हो गया। आपको बताते चले, कई यात्री गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बस हादसे की जांच में प्रशासन जुट चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयानक तस्वीरें दरअसल ये नजर आ रही हैं, जहां पर बस पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गई, झुलस गई, जिसमें अब तक कई लोगों के मारे जाने की आशंका है और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर हादसे पर नज़र प्रशासन की बनी हुई है, अधिकारियों की भी बनी है। सीधे रुक करते हैं उत्तराखंड के देहरादून का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। क्या कह रहे हैं, जरा रुक कर लेते हैं। उन्होंने हमेशा, चाहे देश के वैज्ञानिक हों, देश के शोधार्थी हों, खिलाड़ी हों, युवा हों, सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा और आज खेलों के माध्यम से सशक्त, आत्मविश्वासी, अनुशासित युवा उभर कर भारत को आज आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वो सच में अटल जी के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अभी समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए, सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए समापन अवसर पर हम सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी किया, उत्साहवर्धन भी किया और अनेक जो खिलाड़ी आज जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उन सभी प्रतिभाओं को उनसे बात करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा और देश के युवाओं में खेलों के प्रति उनके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई उत्साह का संचार करेगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ सांसद खेल महोत्सव, ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि मैंने देखा है, स्वयं मैं सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया और मैंने देखा कि उनके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग, आगे बढ़ने की प्रेरणा और खेल प्रतिभाओं को पहचान देने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। और इस महोत्सव ने प्रदेश के युवाओं को एक ऐसा मंच दिया जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी अपनी पहचान बना सकें, वो आगे बढ़ सकें। साथियों, ये महोत्सव फिट इंडिया, स्पोर्ट इंडिया
स्ट्रोक इंडिया के संदेश को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त उदाहरण है। इसके माध्यम से स्थानीय हमारे खेल, पारंपरिक खेल, लोक खेल, इन सभी को भी पुनर्जीवित किया गया है और हर वर्ग के बच्चे को खेल का अवसर मिले। इस आयोजन ने सिद्ध कर दिया कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में भी एक सकारात्मक, बहुत प्रभावी माध्यम बन सकता है, जो आज हमारे युवाओं एक धुन की तरह लग रहा है, उनको खोखला कर रहा है, उनके जीवन को तबाह करने का काम कर रहा है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्रों में आज एक वैश्विक पहचान बना चुका है। ओलंपिक से लेकर विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने आज देश का बढ़ाया है। दुनिया का कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से, मेहनत से अपना परचम न लहरा रहे हो, हमारा तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं। उत्तराखंड ने भी बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी वर्ष हमने हमारे यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने एक शानदार खेलों में अपनी उपलब्धि दर्ज कराकर एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक जीतकर एक नया स्वर्णिम अध्याय उन्होंने जोड़ा है। ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि अब देवभूमि के साथ साथ हमारा राज्य खेल भूमि के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा है। आज स्पोर्ट्स मामले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश के प्रमुखों में गिना जाने लगा है। अब हमारे राज्य में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं। पिछले दिनों अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का हमारे राज्य के अंदर आयोजन हुआ है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के स्थापित करने के लिए राज्य के 23 स्थानों पर प्रमुख शहरों में 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमी अपना भी करने जा रही है और इनके माध्यम से 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी विश्व स्तर का प्रशिक्षण इन खेल अकादमियों में प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हम जल्दी ही उसका पहला खेल विश्वविद्यालय। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।